एजुकेशन परंपरा पर आगे बढ़ रही है, जहां मात्र उद्देश्य होता है नौकर बनाना, मात्र उद्देश्य होता है पढ़ करके नौकरी करना। और उससे भी ज़्यादा तो दुख मुझे तब होता है जब भारत के भी जो गुरुकुल हैं, भारत में बहुत सारे गुरुकुल के नाम पर गुरुकुल चल रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, गुरुकुल के नाम पर गुरुकुल चल रहा है। इन गुरुकुलों में देखो, ये सारे गुरुकुल या तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस चलाते हैं या सेंट्रल बोर्ड का सीबीएसई का सिलेबस चलाते हैं। जब आपको स्टेट बोर्ड का मैकॉले एजुकेशन ही चलाना था, सीबीएसई का मैकॉले एजुकेशन ही चलाना था, तो आप ये गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा को नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं आप सीधा स्कूल खोलो ना, सीधा कॉन्वेंट खोलो ना। ये तो दहेज धर्मशाला है, जिसकी जो मर्जी होती है वो करता है, कोई तो लगाम नहीं है, कोई तो अंकुश नहीं है। तो कम से कम इस गुरुकुलीय परंपरा का जो ज्ञान भारत सदियों से देते आ रहा है, सतयुग काल से, इसको तो कम से कम छोड़ दो आप। तो ये मैं निवेदन करता हूँ ऐसे सारे गुरुकुलीय व्यवस्था वाले संचालकों से, योगियों से और समाज सेवियों से कि भैया कॉन्वेंट चलाना है तो कॉन्वेंट के नाम पे चला ले, और यदि गुरुकुल चलाना है तो उसमें सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड का एजुकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एजुकेशंस अभी तक मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से पोषित है। उसमें से कोई अच्छा भारतीय बन जाए, संजोग की बात है, उसमें से कोई राष्ट्र चिंतन वाला व्यक्तित्व निकल जाए, संजोग वाली बात है। उसमें तो केवल नौकर पैदा करने का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था। इस सिस्टम को तो बंद करो, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः लेकर के आने का प्रयास करो, और तभी जा कर के जो है हम इन सारी व्यवस्थाओं को जो है वो सुधार सकते हैं। व्यवस्था कोई सरकार नहीं सुधारती, व्यवस्था तो मनुष्य सुधरता है, लोगों से सुधरता है। हम यदि चाह जाएंगे कि मुझे राजनांदगांव को साफ़ सुथरा रखना है, कौन रोक सकता है? लेकिन यहाँ की सरकार यदि चाह जाए तो नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति गंदा करेगा तो सरकार कितने प्रतिनिधि खड़ा करेगी सफाई के लिए? इसलिए व्यक्ति व्यक्ति में ज्ञान आना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति को अपने समाज, शहर और व्यवस्थाओं के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। और ये सचेतता तभी आएगा जब भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की स्थापना होगी। और जब तक देखो मैकॉले एजुकेशन चलेगा, तब तक तो आपको रोड पर कचरा ही दिखेगा, रोड पर प्लास्टिक ही दिखेंगे, कचरा ही दिखेगा, और सड़कों पर गाय ही दिखेगी, और ये सारी कुव्यवस्था रहेगी। तो इन कुव्यवस्थाओं को यदि जड़ से मिटाना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो हमें उसी पौराणिक गुरुकुलीय व्यवस्था में संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था को लाना पड़ेगा, और तभी वो जो है धन से मुक्त हो पाएगा। हाँ, तभी वो आर्थिक रूप से सबल हो पाएगा। अभी जितने भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भारत में चलते हैं, ये सभी सरकार के धन से पोषित रूप से चलते हैं। स्वावलंबी व्यवस्था में कुछ कल चलता नहीं, क्योंकि ये फालतू का इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना सारा कुछ खर्चा ये पाल लेते हैं कि फिर इनसे संभव नहीं होता है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर, देखो ज्ञान प्राप्ति बड़े बिल्डिंग या स्ट्रक्चर से होगा या गुरु से होगा? ज्ञान कौन देगा, गुरु या बिल्डिंग? लेकिन एक समाज में एक ऐसा प्रचलन चल गया है कि हम अपने बच्चों का नामांकन उस स्कूल का बिल्डिंग देख करके कराते हैं, गुरु देख करके नहीं कराते। ये जिस दिन अवधारणा हम भारतवासियों से निकल जाएगा कि बच्चों के ज्ञान के लिए बिल्डिंग नहीं गुरु की आवश्यकता है, और जिस दिन आप गुरु की तलाश में भटकोगे, उस दिन आप बच्चों को एक अच्छी और नई शिक्षा व्यवस्था से जोड़ सकोगे, और तभी हम राष्ट्र को अच्छे नागरिक दे सकेंगे, अच्छे वैज्ञानिक दे सकेंगे, अच्छे प्रहरी दे सकेंगे। तो थोड़ी सी मानसिकता अपनी बदलने की है। और देखो, इसमें एक जो अनायास एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि कैसे करें, अनायास आता है, चलो ठीक है कैसे करें, कौन रास्ता देगा? तो मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, एक ही रास्ता है, गाय की शरण में आ जाओ, गाय का सानिध्य प्राप्त कर लो। गाय से बड़ा गुरु इस सृष्टि में कोई नहीं है, गाय परम गुरु है। हाँ, इसलिए भारत की जितने भी गुरुकुल भारत में चले, पूर्व काल में भारत में जितने भी गुरुकुल चले, इनमें केवल 3 व्यवस्थाएं होती थी। पहली व्यवस्था होती थी गुरु का सानिध्य, और दूसरा गाय का सानिध्य है,
और तीसरा वट वृक्ष का सानिध्य है। 3 के सानिध्य में ज्ञानी निकलते थे। अभी क्या हुआ? गुरु का सानिध्य तो रहा नहीं, मास्टरों का और मास्टरनियों का संपर्क रह गया। कोई भी स्कूल में गाय नहीं है। एक भी स्कूल भारत में बता दो आप जिसमें गौशाला हो। तो गाय विहीन शिक्षा केंद्र हो गए। और तीसरा है वट वृक्ष। बच्चों को वट वृक्ष की छाया में ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि कंक्रीट के बिल्डिंगों में ज्ञान मिलता है। तो कंक्रीट का बिल्डिंग तो ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन वट वृक्ष ज्ञान दे सकता है। हमारे शरीर के पीयूष ग्रंथि के पट को खोलने की ताकत केवल वनस्पतियों के पास है, और वनस्पतियों में भी वट वृक्षों के पास है। और सबसे ज़्यादा सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि सबसे ज़्यादा वट वृक्ष आज भी छत्तीसगढ़ में है। बरगद, पीपल, महुआ, कहुआ, साल, नीम, आंवला किसके पास है? आपके पास है। लेकिन इसकी उपयोगिता खत्म हो गई, इसलिए बरगद भी कट गए, पीपल भी कट गया, साल भी कट गया, कहुआ भी कट गया, महुआ भी कट गया, सब कट गया। ये सब वट वृक्ष श्रेष्ठ हैं, वनस्पतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। जानबूझकर इन वनस्पतियों की उपयोगिता को आयुर्वेद के पन्नों से फाड़ के फेंक दिया गया, ताकि यह देश वट वृक्ष विहीन हो जाए। आज कोई आयुर्वेदिक का एक्सपर्ट है तो बता दे कि इन वट वृक्षों का वो कितना उपयोग करते हैं आयुर्वेद में, जो वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपकी धरती पर, छत्तीसगढ़ की धरती पर जो बरगद बच गया, कटने मत देना। जो पीपल बच गया, कटने मत देना। हाईवे बने ना बने, कोई स्ट्रक्चर बने ना बने, पीपल नहीं कट सकता, बरगद नहीं कट सकता, महुआ नहीं कट सकता, कहुआ नहीं कट सकता, साल नहीं कट सकता, चीड़ के पेड़ नहीं कट सकते, नीम के पेड़ नहीं कट सकते, आंवला के पेड़ नहीं कट सकते। इन सब वट वृक्षों को यदि आपने बचा लिया तो ज्ञान बच जाएगा। और ये काट कर हाईवे डिपार्टमेंट ने लगाया क्या है? गुलमोहर के पेड़ लगाए हैं, जो 24 घंटा कार्बन छोड़ता है। सबसे ज़्यादा पाप हाईवे डिपार्टमेंट ने किया है, अपना पल्ला झाड़कर। मैं एक बार हाईवे डिपार्टमेंट के सचिव से पूछा, भैया सबसे बड़ा पाप तो आपको लगा है, आप तो कभी नर्क के सिवाय कहीं जगह नहीं मिलेगा। बोले ऐसा मत बोलिए गुरुजी, हमने हाईवे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे हैं उतना पेड़ लगाने का पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया है, पल्ला झाड़ लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं पेड़ लगाया है, बकरी और गाय खा गई। सब एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। इसलिए भारत में एक नियम होना चाहिए कि हाईवे बनाने के लिए यदि आप 100 वट वृक्ष को काट रहे हो तो पहले 100 वट वृक्ष लगा के दिखा दो, उसका प्रेजेंस दिखा दो कि लगा दिया है। काटो, विकास के लिए कोई मना नहीं कर सकता, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए विकास आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए वट वृक्ष भी आवश्यक है। तो अपने प्रदेश के जो आपके मूल वृक्ष हैं, इन मूल वृक्षों को बचाइए। आपके प्रदेश की जो मूल गौवंश की जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को बचाइए। तभी आप छत्तीसगढ़ महतारी का जो जयकारा लगा रहे हो ना, ये सार्थक हो सकता है। महानदी को का जो आप नारा लगा रहे हो बचाने का, उसका जो जयकारी लगा रहे हो, इसकी सार्थकता तभी है जब आप महानदी के बहते हुए जल के प्रवाह को बचा लो। यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी की तासीर को बचा लो। नहीं बचाया, आने वाली पीढ़ियाँ भी जयकारा लगाएगी। और एक कड़वी बात कहता हूँ, आने वाली पीढ़ियाँ फोटो टांग के थूकेगी कि यही हमारा बाप और दादा है जिसने अपनी मिट्टी को नहीं बचाया, जिसने अपनी नदियों को नहीं बचाया, जिसने अपनी गाय को नहीं बचाया है। जब उनको यह विज्ञान मिलेगा और जब वो देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारी इस धरोहर को खत्म किया है, तो आप पूजे नहीं जाओगे, हम पूजे नहीं जाएंगे। ये आने वाली पीढ़ियां दुत्कारेगी। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचाना है
तो वट वृक्ष को बचा लो, अपनी मिट्टी को बचा लो, अपने गौवंश को बचा लो, तभी आप छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा कर पाओगे। और इन सभी को यदि बचाना है तो छत्तीसगढ़ी को बचा लो। छत्तीसगढ़ी भाषा में आपके मिट्टी का हर विज्ञान छिपा हुआ है। फिजिक्स में नहीं है वो, बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, भूगोल तक नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ी में जितने भी गीत हैं, इन गीतों में सृष्टि का विज्ञान समाहित है, जो बहुत तेज गति से आपके यहां लुप्त हो रहा है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। सरकार के रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ की 90% जनसंख्या छत्तीसगढ़ी बोलती है सरकार के रिकॉर्ड में, और 10% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखता नहीं है। मैं तो कई बार डांटता हूं और बोलता हूं अपने गवशिद्दों की हिंदी में बात नहीं करना, छत्तीसगढ़ी में बात कर। तो बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो छत्तीसगढ़ी बोल पाते हैं। अब ये सरकार किस बूते कहती है कि छत्तीसगढ़ में 90% जनता छत्तीसगढ़ी बोलती है? ये पता नहीं ये कहां से गणित ये उठा करके लेकर के आ जाते हैं। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जाती है? शायद नहीं। हम किस धरोहर को संभाल रहे हैं साहब? हिंदी भाषा में आपके छत्तीसगढ़ के